कमर चीमा और दोस्तों पाकिस्तान में इस वक़्त जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो रिस्क बनता जा रहा है कर्ज़ा। और दूसरी तरफ सर्वेज़ आ रहे हैं कि 87% लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। और हाल ही में ये भी पता चला है कि तकरीबन 40 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज हुई हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में, ये कोविड फंड को लेकर के। तो मैंने सोचा, और इसके साथ-साथ ये जो डेमोक्रेसी समिट हो रही है जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अथॉरिटेरियनिज्म, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होगी और जो करप्शन के ऊपर बात होगी। ये 3 बड़े इश्यूज हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा इस पे बात होगी। तो मैंने सोचा इस पे साजिद तारड़ साहब से बात की जाए, जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स और साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तारड़ साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है पाकिस्तान। पहले तो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही और थी, आज पता चल रहा है 75 साल के बाद कि इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही बदल गई है। बिल्कुल। मैं चीमा साहब दो तकरीरें खान साहब ने की हैं, एक एफबीआर में की है और एक आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने आपके एजुकेशन निसाब के बारे में, तालीमी निसाब के बारे में उन्होंने स्पीचेस की। लेकिन पहली जो स्पीच थी उनकी एफबीआर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ऑलमोस्ट, उसमें देखिए उन्होंने फिर बार बार ब्लेम गेम, चोर चोर चोर, पिछली गवर्नमेंटें कर्जे खा गई। लेकिन ये इसको ठीक किसने करना था, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। खान साहब में सबसे एक बहुत बड़ी खूबी खान साहब के इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं देते, ना उसको सॉल्व करने की विल है उनके अंदर। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें दी हैं कि किस तरीके से यूरोपियन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यूरोपियन जो पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमी में ट्रेवल करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को कुछ नहीं कहा। अपने मिनिस्टर्स जिस तरीके से, उनको मैंने पहले अर्ज करता हूं कि 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, तभी इस वक्त लोग उनकी तकारीर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी दोनों स्पीचेस में भी, और जब भी खान साहब जब भी स्पीच देते हैं, एक उनका ट्रेडमार्क बन चुका है कि पिछले लोग लूट गए हैं, खा गए हैं, पुराने कर्जे हैं। लेकिन खान साहब ये भूल जाते हैं कि आपके मैंडेट का हिस्सा अकाउंटेबिलिटी थी। आपके नारे थे ये कि मैं लूटा पैसा वापस लेकर आऊंगा, लेकिन $1 वापस नहीं लेकर आए। एफबीआर में खान साहब ने कहा कि टैक्सेशन वसूल करना बहुत जरूरी है, बहुत हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन खान साहब, आपके सारे यार दोस्त जो है वो सारे बिलियनर हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे आप पैसे किस तरह लेंगे? आप तो हर चीज में एनआरओ दे चुके हैं, हर चीज चीनी पे। अब जो नया सिस्टम लेकर जो उन्होंने जिसके लिए गए थे, ट्रैक और ट्रेस जो थे, टीटीएस सिस्टम, उसका चीनी पे इन्फोर्स करेंगे, पेट्रोलियम पे इन्फोर्स करेंगे, बेवरेजेस पे इन्फोर्स करेंगे, लेकिन माफियाज पे कब इन्फोर्स करेंगे, इसका कोई खान साहब ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसको किस तरह करेंगे। पहले फैशन था कि हर चीज के पीछे रा या सीआईए कर दिया जाता था। अभी शुक्र है कि इसका महंगाई का जो है उसको रा के साथ अटैच नहीं कर रहे। हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ये भी कर दें। लेकिन खान साहब को मैं देखिए, आज बार बार कहा जा रहा है कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, डॉलर को इस तरह होगा, डॉलर को वो। आईएमएफ से पैसे आ रहे हैं, $3 बिलियन जो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, 1 बिलियन आईएमएफ से आ रहा है। जो खतरनाक बात इस सारी चीज में मुझे चीजें नजर आ रही है आईएमएफ पैकेज में। एक तो चीमा साहब, आईबीएफ जो आईएमएफ का पैकेज है, उसमें जो गवर्नमेंट की लेवी है, जो टैक्स है पेट्रोल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो $30 तक ये लेके जाएंगे। 4-4 रुपए हर महीने बढ़ाएंगे। एक तो वो एक बहुत बड़ा वो इन्फ्लेशन का तूफान जो है वो तैयार खड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, उस आईएमएफ में साइन किया है कि 200 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे थे उनको स्लो या खत्म कर दिया जाएगा या स्लो कर दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड जिस साइड पे जाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपने खासकर क्वेश्चन में, आपने ओपनिंग में जो बात की आपने, कि जो कोविड के फंड थे, जिस तरीके से उसमें उसके साथ जो हाथ किया गया है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि पैसा लाना बाहर से कोई मुश्किल बात नहीं है। पिछली हुकूमतें भी लाती रही हैं। आपका जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये छठा प्रोग्राम है। लेकिन बहादुरी ये होगी कि यहां से पैसा दुबई और लंदन जाना किसने रोकना है? आपने जब 40 बिलियन इरेगुलरिटीज, कोविड पैकेज नहीं रोक सके आप। एक इंसानी अलमिया था जो
लोग मर रहे थे सड़कों पे, बगैर सांस के, ऑक्सीजन के मर रहे थे। उस दौर में भी जिस कौम ने 40 बिलियन का टीका लगाया है, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको कोई रोकता, कोई अकाउंटेबिलिटी होती। खान साहब ने, मैं हमेशा ये अर्ज करता हूं, ट्रेजेडी ये है इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में क्राइसिस है। मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका के अंदर भी 6.8% इन्फ्लेशन रेट है। आपका इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टचिंग 10%, और ऊपर से तड़का आपका लगता है करप्शन का। आपके डॉलर जो अफगानिस्तान जा रहे हैं, दुबई और इंग्लैंड अभी भी जा रहे हैं, आप वो बिल्कुल नहीं रुक रहे आपके। खान साहब ने अपनी एफबीआर की स्पीच में बड़ा जोर दिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। खान साहब करना किसने? फरिश्ते करेंगे या कोई दूसरी कौम आगे करेगी? करना तो आपने खुद है। आपने बड़े मिसालें तो आप बहुत देते हैं। आपने तालीम के बारे में भी कह दिया कि ऑक्सफोर्ड ये कर रहा है, कैम्ब्रिज ये कर रहा है, एचिसन ये कर रहा है, लेकिन खान साहब आपके सारे दोस्तों के बच्चे एचिसन में आज भी पढ़ते हैं। इस वक्त फैशन है, आपके जो एलीट है, जो आपके सारे दोस्त हैं, सबके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये तो फैशन है बिल्कुल, चाहे यहां से फेल होके जाए, चाहे जाती दफा यहां पे वो मरवाने पे लगकर जाए, लेकिन वो आते यही पढ़ने हैं। ये तो फैशन है पाकिस्तान का। आपके हर 17 ग्रेड का, 18 ग्रेड का करप्ट जो आपका अफसर है, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है जो एस्टेब्लिशमेंट का, उनके सबके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। मैं देखता हूं रोजाना। और मेरा मकसद है, यहाँ पे चीमा साहब लॉन्ग वीकेंड में पाकिस्तान चले जाते हैं, 3 दिन 4-4 दिन के लिए पाकिस्तान की ट्रेवलिंग करते हैं। ये एक कौम का सबसे बड़ा, आपको पता है इश्यूज क्या है, खान साहब को सबको पता है, हर पाकिस्तान में रहने वाले इंसान को पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इशू सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा इशू। तो उसमें याद है कि आजकल जितने भी पाकिस्तान के जो सहाफी थे या एनालिस्ट थे, जो एक एक करके इमरान खान के दिफा में बड़ा खड़े होते थे, अब सारे वो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि मैं क्यों इमरान खान के खिलाफ हो रहा हूँ। वो हसन निसार ने एक दफा कहा था कि जी खुदा ना करे इमरान खान फेल हो जाए। तारड़ साहब, इमरान खान तो फेल हो गए, अभी रूटीन में बातें करते हुए हर बंदा नजर आ रहा है, देखो महंगाई किधर पहुंच गई, इसने क्या किया, हालात खराब हैं, वो बस एक ढंडोरा पीट रहे हैं, मैं सादिक और अमीन हूं। तो अगर इमरान खान फेल हो गया तो इसका क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान में अब जो स्टेबिलिटी है या जो हालात, अवाम किसकी तरफ देखेगी? क्या वही सियासी जमातों के पास जाएगी जो ऑलरेडी इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि लोग भूल जाएंगे जो इमरान खान मुल्क के साथ कर रहा है, जिस तरह हम पीपल्स पार्टी को भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया, नून लीग को भूल गए हैं, या आप समझते हैं कि अवाम ही थिक स्किन है, अवाम के अंदर ही तड़प नहीं है, या आप ये समझते हैं कि अवाम ने मौका दिया है इमरान खान को लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे नजर में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन थी, पीटीआई का सबसे बड़ा सपोर्टर था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड नौजवान, जिनको इन्होंने जॉबों का और जिन्होंने इन्होंने घरों का ख्वाब दिखाया। वो तब्दीली, वो सड़कों पे निकले लोग, वो बेजार थे। तब्दीली एक इटसेल्फ अब एक इतना बड़ा एक गाली बन चुकी है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अब मैं आगे फ्यूचर का सिनेरियो आपको बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होता है, जब करंट एडमिनिस्ट्रेशन, करंट रजीम जो होती है, वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करती है, तो उसका हल ये होता है कि वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं और इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन ट्रेजेडी पाकिस्तान की ये है कि क्योंकि खान साहब लेकर आए थे इलेक्टेबल्स, दूसरी पार्टियों से उधारे लाए थे, वही इलेक्टेबल्स वापस जाएंगे अपनी पार्टियों में, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, और ये वही लोग फिर दोबारा कैबिनेट में भी आ जाएंगे, वही लोग एमएनए भी बन जाएंगे, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अलायंस है करप्शन का, जिसके इस हमाम में सारे नंगे हैं, वो नंगे के नंगे ही रहेंगे वो, क्योंकि नेशनलिज्म नहीं है, कौमियत नहीं है। हर एक को पता है मसला क्या है, लेकिन मसले का हल कोई नहीं करना चाहता। जब तक वो नहीं होगा, पाकिस्तान का आगे बढ़ना, ब्लीडिंग पाकिस्तान की नहीं रुकेगी। मैं अगले दिन किसी से बात कर रहा था, इस वक्त कौम क्या चाहती है? कौम चाहती है उनके पास वजीर आजम सामने खड़ा हो जिसके पेट पे पत्थर हो, और वो कौम फिर खुद भी पेट पे पत्थर बांध लेगी। लेकिन जब एक एलीट क्लास, मेरा मकसद है कि एक प्रिविलेज क्लास, रूलिंग क्लास, करप्ट लोगों के, करप्ट बाहर के पड़े हुए बच्चे, वो जब 5-5 करोड़ की गाड़ियों से निकलते हैं, जब वो उनकी शादियों पे करोड़ों वहां लगते हैं, एक उनके साथ जब निकलते हैं तो 100-100 गाड़ी पुलिस की उनको प्रोटेक्शन देती है, वो इस तरह जाते हैं जिस तरह वॉइस राय आया है अपने इलाके में, तो फिर वो किस तरह लोग अपने पेट पे पत्थर बांधे? लोग चीखेंगे, मरेंगे।
मर रहे हैं। बल्कि मैं बता रहा हूं मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 वक्त की बजाय अब पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो दिन के एक वक्त का खाना खा रहा है, और इसके हालात रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। आपके जो इस वक्त स्टेट बैंक और आपकी जो मईशत चलाने वाले हैं वो सारे वर्ल्ड बैंक IMF के मुलाजिम हैं, उनकी लॉयल्टी सिर्फ उनके साथ है। और ये वो कहते हैं जी पाकिस्तान की मईशत खराब करने आए हैं। वो खराब पहले ठीक थी जो खराब करेंगे। पहले ही आप, मेरा मकसद आप मुझे ये बताएं जिस हालात से चल रहे हैं आप, कोई एक मुझे बता दें फलां डिपार्टमेंट इज आइडियल, देखें वो, या फलां गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन इज प्रोड्यूसिंग मनी। मेरा मकसद मुझे अभी तक पाकिस्तानी सिचुएशन में कोई कन्वेंस, रेलवे देख लें, PIA देख लें, आप टैक्स कलेक्शन देख लें, आपके माफियाज देख लें, जखीरा अंदोजी देख लें, प्राइसें देख लें, अपनी फॉरेन पॉलिसी देख लें। अब मेरा मकसद कन्वेंस करें मुझे कि फलां चीज देखें जी बड़ी आइडियल चल रही है। खान साहब ने डिलीवर अपने 3.5 साल में किए, फलां चीज देखें जी बड़ी बहुत आगे चल चुकी है, बहुत ठीक हो चुकी है। एक भी चीज आइटम ऐसा नहीं है मेंशनेबल उसका बंदा कह के जी ये देखें आने वाले हालात बेहतर हो जाए। सऊदीया से फिर तेल इन्होंने उधारा मांग लिया, फिर दोबारा 3 अरब उधर से आएगा ये। और यकीन करें ये पैसा अभी भी ब्लीडिंग नहीं रोक रही, बिल्कुल। ये पैसा जिस तरह, अगर मेरे एक मैं खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि जल्जले के पैसे, पाकिस्तान में जो जल्जला आया था, जिस कौम ने उसके जल्जले के पैसे नहीं छोड़े, जिन लोगों ने कोविड की एड के पैसे नहीं छोड़े, आप उनसे मर्सी समझते हैं कि वो रहम होगा, उनका जमीर उनको मुलामत करेगा जो कर रहे हैं। लेकिन खान साहब आए थे, एक उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त कौम सख्त मायूस है। कौम को बिल्कुल एक पैट्रियाटिक और सिंसियर लीडरशिप की जरूरत है। अब वो कौन प्रोवाइड करता है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जुडिशरी की अगर थोड़ी सी, जाहिर बात है इमरान खान ने तो जो करना है वो करना ही है, लेकिन अदारों की सिचुएशन देख रहा था कि रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। पाकिस्तान की जुडिशरी आउट ऑफ 139 कंट्रीज 130वें नंबर, 130th पे आई। अफगानिस्तान 130 पे था। और थोड़े दिन पहले ही, इसी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले मैं कहूंगा, इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो, उसका जो इंडेक्स है वो 105 नंबर पे है दुनिया में, और इंडिया जो था वो 55 या 53 था। अब इवन के KP जहां पे इमरान खान साहब रूल कर रहे हैं, वहां पे 40% बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ वो जॉब नहीं वो कर रहे, वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। तारड़ साहब, ये जो क्राइसिस है ये इंस्टीट्यूशनल भी है और सोसाइटियल भी है। यानी कि एक तरफ आपके इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी को वो हाइब्रिड रिजीम बताते हैं, और आपकी जो जुडिशरी है उसको 139 में से 130 नंबर पे ले आए हैं, और लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? और वो अय्याशियां खत्म हो गई, अमेरिका से डॉलर नहीं आएगा, मिडिल ईस्ट वालों ने मदरसे अब नहीं बनाने, अब जो करना है आपने आपस में करना है। तो ये कैसे, ये कोलैप्स करती हुई चीजें नजर आ रही हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, लोग उम्मीद दें, होप दें, लेकिन होप कैसे आएगी जब इस तरह के इंडिकेटर्स आते हैं? जो मेरा तजिया है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये IMF से जो बाहर से पैसे आएंगे, ये आखिरी रिटायरमेंट की पैकेज है। ये लोग, पहले रजीम जाती रही है लंदन तो वापस आते थे, उनको उम्मीद होती थी। ये रजीम मेरा ख्याल है इस वक्त जो लूट मार जिस तरीके से हो रही है, ये रिटायरमेंट का आखिरी पैकेज है, और ये 1 वे टिकटों पे जाएंगे। और इस तरीके से जा रहे हैं, देखे ना, लूट इस तरीके से हो रही है इस वक्त कि पहले फिर इस तरीके से वो छोड़ के जाते थे, आखिरी विंडो छोड़। इस वक्त तो आपके लोगों ने, मेरा मकसद है, सिफरें भूल गए इस वक्त। मैं तो हैरान हूं जो जिस तरीके से करप्शन हो रही है इस वक्त। ये जो IMF का पैकेज और सऊदी अरेबिया से जो आखिरी तेल की किस्त आएगी 1 साल के लिए, ये दिस इज द लास्ट रिटायरमेंट पैकेज। कई लोग अब इस तरह जाएंगे वो उन्हें वो बता के जाएंगे कि हम वापस नहीं आ रहे, उनकी लग ही इस तरह रहे बिल्कुल। उसके देखे ना, आपने बताया है कि पाकिस्तान में मैं आपकी डेमोक्रेसी को जो चेक किया है, जो इस तरह पहले आपने कहा डेमोक्रेटिक समिट हो रही है, उसमें कार्नेगी एंडोमेंट जो उसने इंटरनेशनल जो फॉर इंटरनेशनल पीस है, उनके हिसाब से आपकी डेमोक्रेसी के हालात कांगो के साथ है। उन्होंने कई कंट्रीज को देखे, उन्होंने 77 कंट्रीज तो कहा ये फ्री है, 33 पार्शली फ्री है, 3 बिल्कुल फ्री नहीं है। अच्छा, बल्कि इसमें एक मैं और बात ये यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, समिट की आपने बात की, तो समिट करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों जरूरत महसूस की गई? असल में अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो अंडर थ्रेट है।
इस वक्त आधा अमेरिका डिवाइडेड है, वो समझता है कि इलेक्शन हमसे चोरी हुआ है। मेल इन वोटिंग की वजह से उनका इत्मीद खत्म हो चुका है इलेक्शन के प्रोसेस पे, इलेक्शन के इंस्टीट्यूशन पे। और इस वक्त जितने ममालिक हैं उनमें डेमोक्रेसी देख ना होने के बराबर। देखें इस तरह कि अब जो डस्का का इलेक्शन था उसने सारा खोल के रख दिया आपका। ईवीएम किसने चलानी है? इंसान पाकिस्तानियों ने चलानी है। कहते हैं उससे जी इलेक्शन शिफाफ हो जाएंगे। वो कैसे शिफाफ हो जाएंगे जब पूरा अमला ईवीएम के साथ उठा लिया जाएगा? तो फिर उस पर शिफाफियत कहां आ गई? एक खान साहब ने एफबीआर में जाके कहा जी हम आगे चीजें रोकेंगे, टीटीएस ट्रैक एंड ट्रेस प्रोग्राम बनाएंगे जिसपे हर चीज, और चलाएंगे तो पाकिस्तानी भाई, आपके माफियाज चलाएंगे इस सिस्टम को। माफियाज में देखें, मैं चीमा साहब यहाँ एक जरूर चीज मेंशन करूंगा कि मैं लॉ स्टूडेंट हूं, मैं आई एम अ लॉयर माई सेल्फ। सजा, पनिशमेंट, उसकी डेफिनेशन ये बताई जाती है कि वो इतनी सवियर होनी चाहिए सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी दूसरे लोग जुर्म करने से इज्तनाब करें, डरें उस सजा से। लेकिन जब आप एनआरओ दे देते हैं, जब आप उनको ओवरसीज भेज देते हैं, आप उनको लंदन भेज देते हैं, आप उनके साथ डीलें बना के उनको पूरा सूबा उनके हाथ में दे देते हैं, लेकिन बार बार आप पिछले 6 साल से ये चीख रहे हैं कि ये मुल्क को खा गए हैं, लूट गए हैं, लेकिन आपके साथ डीलों में वो मौजूद है। तो ये लोगों के लिए डबल स्टैंडर्ड, उसको अप्लाई ना करना, मेरा मतलब ये एक ज्यादती, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। अगर खान साहब को चाहिए था, खान साहब के साथ आज कौम ने खड़े होना था बिल्कुल, अगर अपना मैंडेट डिलीवर करते तो। खान साहब अकाउंटेबिलिटी करते, खान साहब शफाफियत रखते चीजों में। खान साहब को पता है, मौजूद पता है इनको कि टैक्स को नहीं देता। तरीन साहब आते हैं, वो भी कहते हैं टैक्स को नहीं देता। लेना किसने भाई? लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है, लेकिन आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, विल ही नहीं है आपके पास। तो ये ट्रेजेडी। ये बताएं तार साहब, क्यों वाशिंगटन में बैठे हुए हैं आप, यूएस में बैठे हुए, ये बताएं सर कि जो डेमोक्रेसी है, समिट अमेरिका कर रहा है, 3 मेरा ख्याल है चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हमने बात करनी है, फिर हमने करप्शन के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स, 3 बेसिक पॉइंट है जो उन्होंने डिस्कस करने हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की मैं प्रेस रिलीज देख रहा था। ये बताइएगा कि क्या इस समिट में अच्छा, टर्की को नहीं बुलाया अमेरिका ने, इस समिट में बुलाने से क्या पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को चाइनीज ब्लॉक में जाने से मुकम्मल रोकना चाह रहा है, या वो समझ रहा है कि कुछ जो रह गया है पाकिस्तान को खींच लो, इंगेज करो? लास्ट टाइम आपको याद होगा एनवायरमेंट समिट करवाई, इन्होंने हमें बुलाया ही ना, हमने यहाँ पे शोर मिला दिया, तो सानू सदे ही नहीं जाती है, इन्हें तरले तुरले पाए उन्हें, चलो ठीक है अपना बंदा काल दो। तो ये मतलब इस तरह की, तो आप क्या समझते हैं, ये चाइनीज इन्फ्लुएंस में जाने से रोकना है, या आप समझते हैं कि एक पुराना ताल्लुक चलता आ रहा है तो बायलैटरल चीजें हैं वो रहेंगी? इसमें मैं चीमा साहब, मेरा जो इस समिट के बारे में मेरी रिजर्वेशंस जो है ये है, एक तो कि अमेरिका के पास इस वक्त कोई जवाज नहीं है कि वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे आके उसका कहे कि हम वी आर अलंबरदार। लोगों को, दुनिया को अब इश्यूज हैं अमेरिका के ऊपर भी। आपको याद होगा, आपसे कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में चाइनीज जो थे 1 घंटा अमेरिका के खिलाफ बोले थे कि आपके अंदर ह्यूमन राइट्स के हालात खराब हैं, आप चाइनीज ह्यूमन राइट्स पे बात करने की आपके। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आधा कंट्री समझ, इस वक्त बाइडेन साहब सिर्फ डेमोक्रेट स्टेट्स के प्रेसिडेंट समझे जाते हैं। दूसरा, उन्होंने खुद देखे, अब बाइडेन साहब को ये नहीं पता कि वो पूरे अमेरिका के लीडर है, पूरे अमेरिका के सदर हैं। वो जब भी, अभी अगले दिन, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि अगले दिन कायल रिटन हाउस का जो फैसला आया, उन्होंने फौरन उसको कह दिया कि ही इज अ व्हाइट सुपरमेसिस्ट। उनको नहीं कहना चाहिए था। और क्योंकि जो 2 मर्डर हुए थे वो भी व्हाइट थे। और तीसरा, हमारी जो कैमला हैरिस है, उन्होंने अपने सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमारा सिस्टम खराब है। तो अगर आपकी खुद चीजें इस तरह खराब है तो आप दुनिया को किस तरह लेक्चर दे रहे हैं? और इस पे दूसरा, डेमोक्रेसी के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इस वक्त इन्होंने टर्की को नहीं बुलाया, इजिप्ट को नहीं बुलाया, इन्होंने मिडल ईस्ट में से सिर्फ इजराइल और इराक को बुलाया। इन्होंने जापान को और साउथ कोरिया को बुला लिया, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम को नहीं बुलाया। इनके डबल स्टैंडर्ड खुद अमेरिकन के हैं। अमेरिका की 2 मिसालें मैं देना चाहूंगा। अगर इनकी मर्जी की गवर्नमेंट ना जीते जिस मुल्क में थ्रू इलेक्शन, तो ये उसको कहते हैं ये ठीक। मिसाल अखवानुल मुस्लिमीन की इजिप्ट में, वो मेजॉरिटी वोट लेकर आए, इन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वहां कू करा दिया। दूसरी मिसाल, फलस्तीन में हमास अपने वोट पूरे लेकर आए, इनको एक्सेप्टेबल नहीं।
तो इनके डबल स्टैंडर्ड है, इनकी कौन सी डेमोक्रेसी है? ये जमहूरियत तोपों के साथ इन्फोर्स करते हैं मुल्कों पे जाके। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती ना। इराक को देखें, बुला रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, सारा मुल्क तबाह कर दिया। ये खुद इंटरेस्टेड थे, डिक चेनी का प्लान था कि इराक को 3 मुल्क बना दिए जाए। ये खुद इस तरह की जमहूरियत को लेके तोपों के साथ F-16 के साथ इन्फोर्स करते हैं। दिस इज नॉट हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स। जब तक ये डेमोक्रेसी उन कौम के मिजाज में, तालीम बहुत जरूरी है। रेट ऑफ इलिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो उसमें ये इस समिट क्या है, ये समिट का मैं बताना चाहूंगा। ताइवान को बुलाया गया है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा स्कीम है, एक प्रोपेगेंडा प्लान है अगेंस्ट चाइना और रशिया। और दूसरा ये है कि इनको पता है इनकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो चुकी है। ताइवान के ऊपर जहाज चाइना के मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया की फौजें तैयार हैं टेक ओवर करने के लिए। इनको कोई अपने एलाइज इनकी बातें नहीं सुन रहे। तो ये सिर्फ एक 100 बंदों, मैं एक छोटा सा मिसाल, 100 एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उसमें से निकल सकेगा? 0/0। अब मुझे ये बताएं, जो लोग जिनको बुलाया जिनको नहीं बुलाया, हु केयर्स? हु केयर्स? सबसे बड़ी बात तो यह कि इस वक्त ना आप किसी को बचाने की सलाहियत रखते हैं, ना किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की सलाहियत रखते हैं। आपका सिस्टम ब्रोकन हो चुका है, आपकी इकोनॉमी। अच्छा, और एक और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। आप किस मुंह से जमहूरियत की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब आप खुद सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं? हमारे इलेक्शन के अंदर हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कई अब फख्र के साथ कहते हैं वी आर सोशलिस्ट। बर्नी सैंडर की मिसाल मौजूद है। जब आपके घर में ही जमहूरियत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, डायरेक्शनलेस हो चुकी है, अनपॉपुलर हो चुकी है, तो आप किस तरह 100 कंट्रीज को, 110 कंट्रीज को बुलाया इन्होंने, उनको क्या बताएंगे आप? और दूसरा, ह्यूमन राइट्स के हालात ये हैं कि सिर्फ एक खास किस्म के ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन राइट्स समझा जाता है। म्यांमार पे इन्होंने आज तक बात नहीं कभी की, कश्मीर के ऊपर कभी बात इन्होंने नहीं की, चाइना के अंदर मर रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे। तो हर चीज में डबल स्टैंडर्ड, जमहूरियत का भी डबल स्टैंडर्ड, ह्यूमन राइट्स का भी डबल स्टैंडर्ड। तो अब ये आइडियोलॉजी इनकी, अमेरिका इटसेल्फ इज अ लीडरलेस कंट्री राइट नाउ। दे आर क्रेविंग फॉर द लीडरशिप एज वेल। उनकी इकोनॉमी और इंटरनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल। अच्छा दरअसल ये बताइएगा, क्योंकि अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और इस पे बात हो रही है, तो ये बताइएगा कि अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो बातें करता है वो तो अब जारी बात है डबल स्टैंडर्ड इनके हैं, और इसमें वो उनको बड़े चैलेंजेस हैं। जो ये बातें करते हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में का मुकाबला करेंगे, ये जो नई बात कर रहे हैं कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W $40 ट्रिलियन का प्लान है। जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना एक प्लान लेके आ रही है जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे, जिसको कहते हैं यूरोपियन स्ट्रेटजी फॉर द ग्लोबल गेटवे पार्टनरशिप। वो बहुत जल्द इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये पैरेलल है चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर कितनी ज्यादा सीरियसनेस है कि इस चीज को चाइना को काउंटर करना है। वो अगले दिन जो वर्चुअल समिट हुई बाइडेन साहब की और शी जिनपिंग की, उसमें उन्होंने कहा गया कि हम जो है वो कंपटीशन चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। अमेरिका डबल माइंडेड है, कंफ्यूज है, चाइना का मुकाबला भी करना चाहता है, जंग से बचना भी चाहता है। आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो पोलराइजेशन है? यूरोपियंस अपनी एक तरफ जा रहे हैं, अमेरिका के तो कुछ वो समझते हैं कि अमेरिका ने हमें छोड़ दिया, इंडो पैसिफिक में अकेला चला गया, हम यहाँ पे अपनी चीजें कर रहे हैं। अमेरिका को कैसे देखा जा रहा है इंटरनली और बाइडेन साहब को इस हवाले से? मेरी नजर में चीमा साहब, मेरी पिछली सारी स्टडी के हिसाब से जब तक आपको पूरी कौम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल ना हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके टेबल पर नहीं होती, आप खुल के डिसीजन नहीं ले पाते। अब इस वक्त चैलेंज ये है कि एक तो इनको सियासी, पहले दिन से सियासी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, आधा कंट्री जो है वो बिल्कुल इनको नहीं अपना प्रेसिडेंट मान रहा। मैं ये आपको यहां बताना चाहूंगा कि 2022 में जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, पहले रिपब्लिकन पार्टी ये सोचती थी उससे 30 से 40 सीटें फ्लिप होंगी रिपब्लिकन साइड, लेकिन जूं जूं यहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इस वक्त, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, इतना अनपॉपुलर था यहाँ पे इनका कि इन्फ्लेशन के हालात इतने खराब हैं, और इस थैंक्स गिविंग पे और एक सोशलिस्ट माइंड रखने वाले एक अपने प्रेसिडेंट बाइडेन साहब, आप अपने एक बिलियनर दोस्त के साथ
एक उनके बीच हाउस पे जाकर उन्होंने बनाया। ये क्वेश्चन किया गया व्हाइट हाउस के अंदर कि इस इन्फ्लेशन पे, जबकि लोगों को चीजें नहीं मिल रही, शेल्फें खाली हैं, इन्फ्लेशन हाई है, पेट्रोल पिछले साल ट्रंप पीरियड में इन दिनों में $2.11 था, इस वक्त तकरीबन $4 पे पहुंच चुका है पेट्रोलियम। तो इन हालात में जो प्रेसिडेंट है वो एक अपने बिलियनर दोस्त के साथ अपना जाके थैंक्सगिविंग मना रहा है, तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? और पॉपुलैरिटी के हालात हैं कि प्रेसिडेंट के पे उनके इस वक्त जो उनका पोल है इज टचिंग 38%, लोएस्ट पॉसिबल। तो इन हालात में आप क्या ख्याल है वो ताइवान के बारे में सोचेंगे इन हालात में? जबकि इस वक्त मैं अगले दिन मैं पढ़ रहा था 79 शिप्स इस वक्त खड़े हैं एलए पोर्ट के ऊपर और इनको अनलोड करने के इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। अब उसको रोक किस तरह रही है? जो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अमेरिका इस वक्त किस किस्म के मसाइल दरपेश है। 79 शिप्स जो खड़े हैं उनको अनलोड करने के लिए दुनिया की सारी पोर्टें ऑटोमेटेड हो चुकी है। यहां पे क्यों ऑटोमेटेड नहीं की जा सक रही? क्योंकि यहां पे यूनियंस इज सपोर्टेड बाय करंट एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन कहती है कि अगर आप ऑटोमेटेड करेंगे हमारी पोर्ट्स को तो जॉबें लूज हो जाएंगी, और दे हैव अ सपोर्ट बाय बाइडेन। अब मैं दूसरी मिसाल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मैंने आपको लेबर की ये बता दी। अब लॉ एंड ऑर्डर के हालात ये हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर आप $1,000 तक चोरी करके किसी स्टोर से बाहर निकल जाएं, पुलिस आपको रोकती भी नहीं है। अगले दिन 80 लोगों ने मिलकर एक बहुत कीमती स्टोर है, दिन दिहाड़े उन्होंने लूटा है उसको, और पुलिस खड़ी होकर देखती रही। और प्रेसिडेंट साहब इज हैप्पी विद इट। वो ये कहते हैं लोगों की जरूरतें हैं। दिस इज वो एक इन्होंने इसका एक यहाँ पे लफ्ज निकाला हुआ है, कंज्यूमर अटैक या कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशन। वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कंज्यूमर ने आकर लूट लिया, क्या फर्क पड़ता है, जो लोग स्टोरों वाले पैसे भी तो बनाते हैं। ये माइंडसेट है सोशलिज्म। मेरे पास एक मेरी एम्प्लॉय ने अगले दिन जॉब क्विट की। मैंने पूछा आपने जॉब क्यों छोड़ी है? उसने कहा जब मुझे $3,000 गवर्नमेंट घर बिठा के देगी तो मैं काम क्यों करूं आपका? ये जब एक माइंड सेट होगा चीमा साहब इस तरह, और ये प्रमोट कर रहे हैं, ब्रैग करते थे हमारे ओबामा साहब के मैंने 36 मिलियन लोगों को फूड स्टैंप्स पे लगा दिया। इस वक्त 40 मिलियन अमेरिकन दे आर सिटिंग ऑन द वेलफेयर। 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स है, 11 मिलियन। और इन हालात में आप क्या सोचे? वो चाइना को देखेंगे, जो चाइना वो इन हालात में ताइवान को बचाएंगे या अमेरिका को बचाएंगे? 18 हजार बंदा जो बॉर्डर क्रॉस करता है एक दिन में, और हर बंदा जिसको इमिग्रेशन रोकती है वो कहती है कि बाइडेन हैड अ प्रॉमिस विद अस टू कम टू अमेरिका एंड आई विल टेक केयर ऑफ। तो अच्छा एक और छोटी सी डेमोक्रेसी के, मैं इस समिट के बारे में एक आखिरी पॉइंट में बताना चाहूंगा। 8 लाख इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को न्यूयॉर्क में वोटिंग राइट दे दिया गया है। ये जमहूरियत के हालात हैं अमेरिका के अंदर, तो ये दुनिया को बताएंगे कि जमहूरियत किस तरह चलानी है। तो अमेरिका, मैंने, और दूसरा चीमा साहब, एक मेरी जो सारी जिंदगी की स्टडी थी, जो सुपर पावर्स होती है ना, जब वो उन्होंने नीचे आना होता है तो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होती उनको, इंटरनल थ्रेट्स होती है। वो बिल्कुल वी आर फेसिंग, अमेरिका इज फेसिंग द इंटरनल थ्रेट्स, सोशलिज्म पीरियड। गवर्नमेंट वो कहते हैं जी आप घर बैठे हैं, आप छोट बताऊं आपको, आप अमेरिका पाकिस्तान में तो नहीं होता मरवाना जो भीड़ होती, वो अब इस वक्त तो अमेज़न पे आ रही है, घर में डिलीवरी हो रही है वॉशिंगटन डीसी। और इनको पता है वो गेटवे टू एडिक्शन है। उसके बाद जब वो मरवाना पीते हैं बच्चे, वो नेक्स्ट चीज वो करते हैं, वो अपना जाते हैं हेरोइन पे, और इनको पता है सारा। अच्छा फिर अच्छा वो बच्चा अगर कोई नशे पे होकर चढ़ के 2 बंदे मार दे बाहर, फिर कहते हैं देखिए सोशल इंजस्टिस है, इसको आप रिहैब में भेजें, हमारे पास पैसे नहीं है इसको रिहैब में भेजें। वो पहले देते क्यों उसको नशा भाई? इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू देयर ओन। और हाँ, एक मेरी एज एन अमेरिकन मेरी ओपिनियन ये है कि माजी में भी अमेरिका को इस तरह के चैलेंजेस आते रहे हैं, और दे हैव बीन कमिंग टू द मिडिल ग्राउंड्स, टू द पॉइंट्स टू एडजस्ट। सिविल वॉर थी, उसको भी इन्होंने डाइजेस्ट किया था। हो सकता है देयर आर चांसेस कि अमेरिका कम थ्रू सम रिफॉर्म्स। जिस तरह अब इस इतना खतरनाक एजेंडा है कि डिफेंडिंग पुलिस, वो कहते हैं पुलिस को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल पुलिस हमें चाहिए ही नहीं। अगले दिन हमारी रशीदा तालिब, यहाँ पे एक कांग्रेस वुमन है, उसने कहा है कि फेडरल प्रिजन सिस्टम को खत्म कर दो, रिलीज कर दो सबको। व्हाई वी हैव प्रिजन? ये इंसानियत का अलमिया है। उसने इसका नाम दिया कि जो प्रिजन सिस्टम है, जेलें इंसानियत का अलमिया है। तो ये चीजों में आके फॉरेन पॉलिसी रडार पे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त अमेरिका एक कहते हैं ना मर्दे बीमार है। जिस तरह के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, बेचारे 80 साल को हाथ लगाने वाले हैं, उनको
जब तकरीर कर लेते हैं तो पता नहीं होता राइट को जाना है कि लेफ्ट को जाना है। पीछे से उन्होंने खुद एडमिट किया कि मेरे हैंडलर्स बताते हैं किसको सवाल क्या पूछना है, और जवाब भी लिखा होता है। पहले सवाल सेटअप करके आते हैं कि ये सवाल पूछना है, जवाब ये देना है। तो बिल्कुल चीमा साहब, ये अमेरिका की भी हालात बिल्कुल यही है। एग्जैक्टली। आखिरी छोटा सा सवाल है आपसे, ये बाइडेन साहब ने अगले दिन व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो डू यू थिंक कि लड़ेंगे? नमस्कार। इस वक्त बिल्कुल दो चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा अपना स्टडी है, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इलेक्शन में नहीं आएंगे, और दूसरा ये है कि कैमला हैरिस विल कम, जो बाइडेन विल नॉट कम। दूसरी साइड पे तैयारियां हो रही हैं, क्रिस क्रिस्टी इस वक्त बड़े एग्रेसिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप पे वो अपनी स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। दूसरा रिपब्लिकन साइड से डिसेंटिस है फ्लोरिडा के, रॉन डिसेंटिस इज वेरी पॉपुलर। लेकिन एक असल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इज पॉपुलर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। इधर से कैमला हैरिस आएंगी और दूसरी साइड पे डिसेंटिस और क्रिस क्रिस्टी और मार्को रूबियो और इस तरह के कैंडिडेट आएंगे। लेकिन वेव आएगी। आप सोचेंगे कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं अमेरिका में, वेव आएगी रिपब्लिकन पार्टी की। अमेरिका इज क्रेविंग फॉर रिपब्लिकन पॉलिसीज। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारिक साहब, आपके वक्त का और आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।